हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंक गिल्ड यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम डेफिनेशंस और बेसिक डिस्क्रिप्शंस डिस्कस करने वाले हैं ऑफ की टर्म्स इन फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल टेक्स्ट। हमारे पास फिक्शनल और नॉन फिक्शनल टेक्स्ट के अंदर जो भी की टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके एलिमेंट्स, उनके स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, उनको हम यहाँ पे अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद आगे जो है उन चीज़ों को हमें समझने में आसानी होगी। आगे हमारे पास वीडियोस के अंदर वही टॉपिक्स कवर होने हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ फिक्शन और टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शन कवर होने हैं। सो उनके लिए बेसिक्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। बेसिक्स के बेसिस पे अगर हम सीखते हैं तो इजी हो जाएगा हमारे लिए सीखना। सो इस वीडियो के अंदर हम वही बेसिक्स कवर करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम कोर नैरेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे कोर नैरेटिव एलिमेंट्स की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कोर नैरेटिव एलिमेंट्स के अंदर नैरेटिव खुद के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में, वही सेम है ऑलमोस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू एक हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास होता है जी प्लॉट। प्लॉट क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। स्टोरी के अंदर, नैरेटिव के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होती है उसे हम प्लॉट बोलते हैं। इन बात करें द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी दैट शोज हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। बिगिनिंग से लेकर एंड तक। फ्रॉम, यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं कि फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग से लेकर एंड तक किस तरह से जो है वो स्टोरी मूव कर रही है। शुरुआत कहाँ से हुई, एंड कहाँ पे हुआ, और इस बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था और वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व रिजोल्व कैसे हुआ। ठीक है। सो यहाँ पे ये चीजें होती हैं कि मेन इशू क्या था, उस मेन इशू को सॉल्व कैसे किया गया, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, एंड कहाँ से हुई। ये सारी चीजें एक सीक्वेंस के अंदर जो है हमें नैरेटिव के अंदर बताई जाती हैं। और ये जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम नाम देते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम नाम देते हैं प्लॉट का। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर्स हमारे पास ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं, कैरेक्टर्स हमारे पास ये इंडिविजुअल्स होते हैं, जिसके अंदर पीपल हो सकते हैं, आदमी हो सकते हैं, या फिर एनिमल्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी इमेजिनरी बीइंग्स हो सकते हैं, कोई भी इमेजिनरी चीज हो। हु टेक पार्ट इन द एक्शन ऑफ स्टोरी, जो स्टोरी के अंदर कोई एक्शन या रोल प्ले कर रहे हो, उन रोल प्लेयर्स को हम, या एक्शन प्लेयर्स को हम जो है वो कैरेक्टर का नाम देते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास कंपोनेंट आता है जी सेटिंग। सेटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो सेटिंग में यहाँ पे टाइम और प्लेस के बारे में बताया जा रहा है कि स्टोरी जो हुई, इवेंट्स जो भी हुई, वो किस टाइम में हुई, नंबर वन थिंग, और किस जगह पे हुई। सो टाइम और प्लेस की जब हम बात करते हैं तो इसको हम सेटिंग बोलते हैं। और इसमें हम क्या इंक्लूड करें, एनवायरनमेंट। जब इस इवेंट्स हो रही थी तो आसपास का एनवायरनमेंट क्या था, इरा कौन सा था, या फिर मूड ऑफ द कैरेक्टर्स जो वो क्या थे। तो ये कुछ चीज़ें हम सेटिंग के अंदर देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे थीम। थीम की बात करते हैं, नंबर 4। ये हमारे पास सेंट्रल आइडिया होता है, की मैसेज होता है या इंसाइट होता है ऑफ द ऑथर। जो ऑथर जो है वो शेयर करना चाह रहा होता है मैसेज की, मैसेज जो है वो ये स्टोरी के अंदर, स्टोरी का जो मेन पर्पस होता है या मेन जो की मैसेज होता है स्टोरी के अंदर, उसको हम थीम बोलते हैं। ये हमारे पास लव से रिलेटेड हो सकती है, फ्रीडम से रिलेटेड हो सकती है, जस्टिस से रिलेटेड हो गई, आइडेंटिटी से रिलेटेड हो गई, फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो गई, या और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हवाले से ऑथर जो अपने आइडियाज शेयर कर रहा होता है स्टोरी के अंदर, उनसे रिलेट करके स्टोरी या इवेंट्स को बयान कर रहा होता है, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल दोनों में। ओके। सो ये थीम का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया क्या है हमारे पास स्टोरी का। नंबर 5 पे हमारे पास आता है डायलॉग, दैट इज द स्पोकन एक्सचेंज बिटवीन कैरेक्टर्स। जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में जो भी बातें हो रही हैं, उनकी जो भी थॉट शेयरिंग हो रही है, एक दूसरे से वो जो भी थॉट शेयर कर रहे हैं, और उसको हम डायलॉग का नाम देते हैं। ये हमारे प्लॉट को, मीन्स किसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को आगे बढ़ाता है। डायलॉग जितने आगे बढ़ेंगे, हमारे पास सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो भी आगे बढ़ती रहेंगी। और एड रियलिज्म टू द नैरेटिव। रियलिज्म से मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास नैरेटिव जो है वो रियलिटी बेस्ड फील होता है जब हम उसके अंदर डायलॉग सेट करते हैं। लाइक ऐसा फील हो रहा है कि कम्युनिकेशन दो पर्सन कर रहे हैं, दैट फील्स लाइक रियल, ये कुछ रियल हमें महसूस होता है।
ओके, ये डायलॉग हो गया। उसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास कंपोनेंट है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट से हमारे पास मतलब होता है स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस दैट ड्राइव्स द स्टोरी। कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास मेन इशू होता है जो स्टोरी के अंदर दिखाया जाता है। स्टोरी में जो भी मेन इशू या प्रॉब्लम दिखाई जाती है उसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। कैन बी इंटरनल विद इन अ कैरेक्टर, ये जो है कैरेक्टर के अंदर हो सकता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है लाइक एस कुछ बिहेवियरल इश्यूज हैं कैरेक्टर के अंदर। कैरेक्टर के अंदर इशू ये है कि कोई एक कैरेक्टर है, एक लड़का है स्टोरी के अंदर, उस कैरेक्टर है, कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, उसके अंदर हेजिटेशन है। तो वो उस हेजिटेशन को जो है वो ओवरकम कर रहा है, उसके लिए स्ट्रेटेजीज अपना रहा है। सो ये उसका एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इंटरनल प्रॉब्लम है उसकी विद इन अ कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर है। और दूसरा हमारे पास हो सकता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से हमारे पास मतलब ये है कि ये कहीं बाहर से, कैरेक्टर के बाहर से या नेचर से या सोसाइटी से जो है वो ये प्रेशर आ रहा है या कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट की जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कोई हाँ, गर्ल एजुकेशन की एक स्टोरी है। जैसे किसी विलेज के अंदर कोई गर्ल जो है वो स्कूल जाती थी, उसकी खुद के विलेज में स्कूल थी नहीं, ठीक है। तो वो पास के गांव में थोड़ा दूर जो वो स्कूल होती थी, बॉयज की स्कूल थी, वहां पे एजुकेशन लेने जा रही थी। तो अब क्या हुआ, जब वो एजुकेशन लेने जा रही थी तो उनके अपने गांव में तो एजुकेशन गर्ल्स की इतनी कॉमन थी नहीं। और पेरेंट्स का जो माइंड सेट था दैट वाज लाइक कि वो गर्ल्स को एजुकेट नहीं करना चाहते। तो जब उस लड़की ने स्कूल जाना शुरू किया तो विलेजर्स जो भी थे, उसके गांव वाले थे, वो सारे उसके अगेंस्ट हो गए। सो ये उन्होंने उसे रोकना चाह के वो एजुकेशन हासिल ना करे। सो ये एक हमारे पास एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट आ गया, बाहर से सोसाइटी के कंपोनेंट से, लोगों से जो है वो प्रेशर या जो प्रॉब्लम है वो आ रही है। सो ये हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं, की एलिमेंट्स हैं हमारे पास नैरेटिव के। प्लॉट है, कैरेक्टर्स हैं, सेटिंग आ जाती है, थीम आ जाता है और डायलॉग आ जाता है और साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट। सो ये 6 हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चरल टर्म्स हैं जो स्ट्रक्चर के अंदर यूज हो रहे हैं हमारे पास फिक्शन के अंदर। फिक्शन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फिक्शन के अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स यूज हो रहे हैं, उनकी डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं। ओके, इसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर चैप्टर्स में डिवाइड हुई होती हैं चीजें, ठीक है। चैप्टर्स के अंदर क्या होता है, चैप्टर के अंदर यहाँ पे बात कर रहा है कि ओके, चैप्टर के अंदर यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है यहाँ पे divisions in a book or novel that organize the story into smaller parts, each often focusing on a specific part of the plot. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चैप्टर्स मीन्स कि हमारे पास जो भी नैरेटिव है वो काफी लेंदी होता है, तो उसको बेस्ड ऑन द स्टोरी की जो इवेंट्स हैं उन इवेंट्स के बेसिस पे या उनके किसी स्पेसिफिक पार्ट के बेसिस पे, लोकेशंस के बेसिस पे या और कुछ स्टोरी के कंपोनेंट्स उनके बेसिस पे जो वो स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है चीजों को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है स्मॉलर पार्ट्स के अंदर स्टोरी की, इसको हम बेसिकली बोलते हैं चैप्टर। ओके, ये फोकस कर रहा होता है किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लॉट पे, मीन्स के किसी स्पेसिफिक इवेंट पे फोकस कर रहा होता है। अलग इवेंट्स को हम अलग अलग कैटेगरीज के अंदर रखेंगे तो इजी होगा रीडर के लिए उन्हें समझना, और समझना, उन चीज़ों को समझना जो रीडर के लिए इजी हो जाएगा। सो एक तो हमारे पास चैप्टर्स आ जाते हैं। चैप्टर के बाद अगर हम बात करते हैं सब प्लॉट्स की, सब प्लॉट्स के अंदर बात कर रहा है। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सब प्लॉट्स की। सब प्लॉट्स के अंदर यहाँ पे सेकेंडरी और माइनर स्टोरी लाइन्स दैट सपोर्ट और कंट्रास्ट विद द मेन प्लॉट। एक तो हमारे पास आता है मेन प्लॉट में इसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो भी इवेंट्स हमारे पास हो रही हैं ओवरऑल उनको हम प्लॉट बोलते हैं, मेन प्लॉट बोलते हैं। दूसरा ये होता है कि उसमें किसी साइड कैरेक्टर का रोल आ जाता है, मेन मेन कैरेक्टर को छोड़ के साइड कैरेक्टर का कोई रोल आ गया जो इधर या तो क्या कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है। पहली बात कि वो सपोर्ट कर रहा है मेन कैरेक्टर को,
मेन इवेंट्स को या फिर उसके अपोजिट कर रहा है, कंट्रास्ट हो रहा है। सो ये हमारे पास इसको जो प्लॉट के अंदर जो माइनर लाइक सपोर्टिंग कैरेक्टर है या उसके अगेंस्ट कोई करने वाला साइड कैरेक्टर जो हमारे पास आ जाता है नैरेटिव्स के अंदर, उन चीजों को हम सब प्लॉट का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टर आर्क्स। कैरेक्टर आर्क्स से मतलब होता है evolution और growth ऑफ अ कैरेक्टर थ्रू आउट द स्टोरी। ये किस तरह से हमारा जो कैरेक्टर है वो स्टोरी के अंदर ग्रो कर रहा है, या एवोल्यूशन उसकी किस तरह से हो रही है, कौन सी चीजें जो है वो उसके अंदर डेवलप हो रही हैं। स्टार्टिंग में हमारा कैरेक्टर क्या था, एट द एंड जो वो क्या था, उसके अंदर चेंजेस क्या आई, इस चीज को हम कैरेक्टर आर्क के अंदर रखते हैं। ये ये हमारे पास जो चेंजेस हैं ये इमोशनल हो सकते हैं, मॉरल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। लाइक इमोशनली कोई पर्सन पहले वीक था, एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो इमोशनली स्ट्रांग हो गया, ठीक है। या फिर साइकोलॉजी की बात करते हैं, कोई पर्सन जो साइकोलॉजिकली कॉग्निटिवली जो पहले स्ट्रांग नहीं था इतना, एट द एंड जो वो अपनी कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को काफी डीप में कवर कर लेता है, सीख लेता है और स्ट्रांग एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो अपना बना लेता है। सो ये भी हमारे पास एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है नैरेटिव्स के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, सॉरी ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, बेसिकली कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसके अंदर दो तीन चीजें आ रही हैं। ओके, नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन, नंबर 2 हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 3 हमारे पास है क्लाइमैक्स, नंबर 4 हमारे पास है रिजोल्यूशन। और ये एक हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है। एक स्टोरी के अंदर सीक्वेंस में इस तरह से हमारे पास चीजें बताई जाती हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट को बारे में बताया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फिर क्लाइमैक्स को देखा जाता है और रिजोल्यूशन को देखा जाता है। वन बाय वन अगर डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी, तो 1 नंबर पे हमारे पास पहले तो इंट्रोडक्शन बताया जाता है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हमारे पास सेटिंग के बारे में बताया जाता है, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि हमारे पास कैरेक्टर्स कौन है, ठीक है, और वो कैरेक्टर किस टाइम पीरियड में और किस जगह पे प्रेजेंट है, इसका इंट्रोडक्शन हमारे पास स्टोरी में सबसे पहले आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर कॉन्फ्लिक्ट की। नंबर 2 हमारे पास आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मेन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारे पास ये कैरेक्टर हैं, इस टाइम पीरियड पे हैं, इस जगह पर हैं और इनके साथ ये प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम हम बता रहे हैं दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट। हम प्रॉब्लम बताते हैं, प्रॉब्लम बताने के बाद तीसरे नंबर पर हम बताते हैं क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या है, द टर्निंग पॉइंट। चीजें चेंज कहाँ पर हुई, किस मोमेंट पर जो है वो चीजें चेंज हुई, उस मोमेंट को, उस टर्निंग पॉइंट को हम क्लाइमैक्स का नाम देते हैं। और नंबर 4 हमारे पास आता है रेजोल्यूशन, जिसके अंदर प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सॉल्व हो चुका होता है और स्टोरी जो है हमारे पास यहाँ पर एंड होती है। सो ये भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, स्टोरी की कॉमन स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर चीजों को पहले इंट्रोड्यूस किया, फिर कॉन्फ्लिक्ट बताया और उसके बाद क्लाइमैक्स पे वर्क किया और लास्ट में कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी यहाँ पर कॉम्पैक्ट प्लॉट, लिमिटेड कैरेक्टर्स और स्ट्रॉन्ग थीम। प्लॉट हमारे पास शॉर्ट होता है, कॉम्पैक्टेड होता है, लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं और थीम जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ये हम इस बात करें नोवेला की, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नोवेला, नैरेटिव स्ट्रक्चर। नोवेला की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर कैरेक्टर्स कम होते हैं, ठीक है, और एक सिंगल और पावरफुल मैसेज जो है वो उस नोवेला के अंदर रखा जाता है। सो ये भी हमारे पास एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आ गया। सो ये कुछ चीजें थी हमारे पास अबाउट द स्ट्रक्चरल टर्म्स एंड डिफरेंट फिक्शन फॉर्म्स। फिक्शन के जो टाइप्स हैं हमारे पास उनमें स्ट्रक्चरल टर्म्स ये यूज होते हैं। बेसिक्स हैं ये वाले टर्म्स जो अभी हमने देखे हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं एक बार। चैप्टर्स होते हैं, सब प्लॉट्स होते हैं, कैरेक्टर आर्क्स होते हैं और स्ट्रक्चर जो इसकी कॉमन होती है इंट्रोडक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमैक्स और रिजोल्यूशन होते हैं। और नॉवेला की स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉम्पैक्ट प्लॉट होता है, लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग थीम होती हैं। सो ये बेसिक्स थे हमारे पास फिक्शन के। फिक्शन के बाद अगर हम बात करते हैं ड्रामेटिक एंड सिनेमेटिक,
स्ट्रक्चर्स की। ड्रामास के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर्स होती हैं, सिनेमास के अंदर, सिनेमैटिक सीन्स के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें कौन से टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी डेफिनेशंस देखते हैं यहाँ पे। ड्रामाज और सिनेमास के अंदर पहले तो सीन्स यूज होते हैं, ठीक है। सीन्स का मतलब क्या है? यूनिट्स ऑफ एक्शन, यूनिट्स ऑफ एक्शन, यूनिट्स ऑफ एक्शन विद इन अ प्ले, किसी भी प्ले के अंदर, ड्रामा के अंदर, मूवी के अंदर या स्टोरी के अंदर जो यूनिट ऑफ एक्शन होता है दैट टेक प्लेस इन अ सिंगल लोकेशन एंड टाइम। एक ही वक्त पर, एक ही जगह पर जो भी यूनिट्स ऑफ एक्शन होते हैं, जो भी एक्शंस रोल्स प्ले किए जाते हैं एक ही जगह और एक ही टाइम पे, उनको हम सीन का नाम देते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पे डायलॉग्स यूज होते हैं। डायलॉग्स के अंदर स्पोकन कम्युनिकेशन, स्पोकन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स आ जाता है हमारे पास। रिटन और स्पोकन इंटरेक्शन है हमारे पास बिटवीन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के बीच में जो भी बातें हो रही हैं उसको हम डायलॉग बोलते हैं। और ये क्या कहता है हमारे पास? डेवलप द प्लॉट, हमारे पास इवेंट्स को आगे बढ़ाता है। और रिवील पर्सनालिटीज, ये हमें बताता है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स की पर्सनालिटीज क्या हैं, उनका कैरेक्टर क्या है, उनका रोल क्या है। इस चीज के हवाले से हमें अवेयरनेस मिलती है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड नंबर हमारे पास कंपोनेंट है कैमरा डायरेक्शंस होती है यहाँ पे। कैमरा डायरेक्शन से मतलब ये होता है कि इंस्ट्रक्शंस इन स्क्रीन प्ले, हाँ, इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारे पास स्क्रीन प्ले के अंदर, इंडिकेटिंग हाउ सीन्स शुड बी फिल्म्ड। ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो बता रही होती हैं कि सीन्स जो है वो किस तरह से फिल्म किया जाएगा, किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। सो सीन्स की रिकॉर्डिंग के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हम कैमरा डायरेक्शन का नाम देते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर एक्ट्स हैं। नंबर 4 एक्ट्स हैं, मेजर डिविजन्स ऑफ अ प्ले और ड्रामा। हमारे पास मेजर कैटेगरीज जो भी हैं ड्रामा की, यूजुअली इंडिकेटिंग अ चेंज इन टाइम, लोकेशन एंड प्लॉट। इवेंट्स के अंदर जो हमारे पास चेंज हो रहा है, जगह और टाइम के अंदर जो चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द ओवरऑल हमारा जो भी ड्रामा या प्ले है, उनको हम एक्ट्स का नाम देते हैं। लाइक एज एक ही टाइम पर, एक ही लोकेशन पर जो भी इवेंट्स हो रही थी उनको हम सीन्स बोलते हैं। और जैसे ही हमारे पास चेंज इन टाइम आ जाता है, चेंज इन लोकेशन आ जाता है और प्लॉट प्रोग्रेशन आ जाती है, मीन्स के इवेंट्स के अंदर भी चेंज आ जाते हैं, इवेंट जो है वो आगे बढ़ रही होती है, सो इसको हम एक्ट का नाम देते हैं। उसके बाद नंबर 5 हमारे पास कंपोनेंट है स्टेज डायरेक्शंस। नंबर 5 पे हमारे पास है जी स्टेज डायरेक्शंस। ये हमारे पास रिटन इंस्ट्रक्शंस होती हैं रिटन इन अ प्ले स्क्रिप्ट दैट गाइड एक्टर्स मूवमेंट्स, जेस्चर्स एंड इमोशंस। ये हमारे पास रिटन इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एक्टर की मूवमेंट को गाइड करती हैं, ठीक है, और जेस्चर्स को राइट गाइड करती हैं और प्लस में इमोशंस को गाइड करती हैं। ये एक्टर को बताती हैं कि एक्टर को किस तरह से मूव करना है सीन्स के लिए, एक्ट्स के लिए किस तरह से उसे मूवमेंट्स करनी है, कि कौन से एंगल से जो है उसे अपने खुद को जो है प्रेजेंट करना है, जेस्चर्स कौन से यूज करने हैं, उसके एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए, बॉडी मूवमेंट्स क्या होनी चाहिए, ये चीज़ें इन चीज़ों के हवाले से गाइडेंस मिलती है। इमोशंस उसके क्या होने चाहिए, कौन से इमोशंस जो हों किसी स्पेसिफिक कंडीशन में, इन चीज़ों की गाइडेंस उसे स्टेज डायरेक्शंस के थ्रू मिलती है एक्टर को। सो ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स जो ड्रामेटिक और सिनेमेटिक सीन्स के अंदर या नैरेटिव्स के अंदर यूज होते हैं, बेसिक्स। उसके बाद आगे अब यहाँ पर हम बात करें नॉन फिक्शन नैरेटिव के स्ट्रक्चर्स की। नॉन फिक्शन नैरेटिव के अंदर जो स्ट्रक्चर्स यूज हो रही हैं उनके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको यहाँ पे कवर करते हैं। ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो एक तो हमारे पास आते हैं थीमेटिक स्ट्रक्चर। अब थीमेटिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हाँ, थीमेटिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं मेमोयर का एग्जांपल लेते हैं।
या फिर ऐसे स्ट्रक्चर का एग्जांपल लेते हैं, तो वो हमारे पास थीमेटिक स्ट्रक्चर होते हैं। थीमेटिक स्ट्रक्चर किस तरह से, इसके अंदर जो इवेंट्स होती हैं वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड होती हैं अराउंड अ सेंट्रल थीम। एक मेन टॉपिक, एक मेन की पॉइंट होती है, उस की पॉइंट के अराउंड ही सारी चीजें बताई जा रही होती हैं। जैसे ऐसे होता है, तो ऐसे में एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया, अब उस पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड ही जो है वो चीजें लिखी जा रही होती हैं। कोई एक्स्ट्रा चीजें, कोई एक्स्ट्रा इवेंट्स या एग्जांपल्स या दूसरी कोई फैक्ट्स वगैरह या मिथ्स वगैरह शेयर करने की नीड नहीं होती। एक जो हमारे पास की टॉपिक है उसी के सराउंड में सारी चीजें घूम रही होती हैं। सो जो सेंट्रल थीम के सराउंड में चीजें घूम रही हूँ, ऑर्गेनाइज की जा रही हूँ, वो हमारे पास एक थीमेटिक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हो क्या रहा है, ऑथर जो है हमारे पास, ऑथर रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर सिग्निफिकेंस, उन चीजों की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है, इम्पैक्ट्स क्या है, ऐसी चीजें जो है वो ऑथर बता रहा होता है। सो थीमेटिक स्ट्रक्चर मीन्स की स्पेसिफिक थीम, एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक टॉपिक के अराउंड सारी चीजें वर्क कर रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है। क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एग्जांपल आ गया है बायोग्राफी का और ऑटोबायोग्राफी का एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है कि रियल लाइफ इवेंट्स जो है उसको टाइम ऑर्डर के अकॉर्डिंग, टाइम ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो वो बताया जा रहा है, स्टार्ट से लेकर लाइक बर्थ डिटेल्स दे दिए, बर्थ डिटेल्स के बाद उसकी डेवलपमेंट कौन से टाइम पीरियड में क्या हुई, एजुकेशन जो है वो अगर हम बता रहे हैं तो वो भी सीक्वेंस में बताते हैं, प्राइमरी एजुकेशन कैसे ली, फिर मिडिल ग्रेड्स की एजुकेशन कहाँ से ली, हायर एजुकेशन, और सीक्वेंस में हम टाइम ऑर्डर को फॉलो करते हुए चीजें बता रहे होते हैं। सो बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं जी, बायोग्राफी होती है, एक्चुअल फैक्ट्स जो है वो ही होते हैं, और ये एक टाइम ऑर्डर को फॉलो करते हैं। क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि टाइम ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम इवेंट्स को स्ट्रक्चर देते हैं, सीक्वेंस के अंदर जो हमारे पास चीजें हैं, बातें हैं, उनको करते हैं। सारी इवेंट्स को हम सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जैसे पहले हम बर्थ डिटेल से शुरू करते हैं, फिर उसके बेसिक जो एनवायरनमेंट है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं पर्सन के, फिर उसकी एजुकेशन के बारे में बताते हैं, फिर उसकी जॉब के बारे में बताते हैं, और इस तरह से सीक्वेंस में टाइम ऑर्डर को फॉलो करते हुए चीजें बता रहे होते हैं हम। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल फॉर्मेट की। आर्टिकल फॉर्मेट की बात करते हैं हम। आर्टिकल फॉर्मेट के अंदर हमारा जो आर्टिकल होता है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है, नंबर वन थिंग, एक तो आ रही है हेडलाइन। न्यूज आर्टिकल्स जो हमारे पास होते हैं उसके अंदर सबसे पहले ऑन द टॉप जो वो हेडलाइन दी जाती है, टाइटल क्या है आर्टिकल का, टाइटल को प्रेजेंट किया जाता है। टाइटल को प्रेजेंट करने के बाद यहाँ पे देखी जाती है लीड, सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास लीड। लीड के अंदर क्या है, ओपनिंग सेंटेंस या पैराग्राफ, समराइजिंग द न्यूज, जो पूरी न्यूज को बेसिक एक पैराग्राफ के अंदर जो है वो समराइज कर चुका होता है। जैसे भी हम हम बात करते हैं, हम आर्टिकल्स अगर न्यूज के अंदर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास टाइटल होता है, और टाइटल के बाद वहां पे एक छोटा सा बीच में स्पेस, छोटी सी स्पेस दी गई होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टाइटल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन होता है। ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट से हमारा आर्टिकल शुरू होता है, यहाँ से आगे कंटिन्यू होता है, फिर सेकंड कॉलम हमारा यहाँ से शुरू होता है, थर्ड कॉलम यहाँ से शुरू हो रहा है, फोर्थ कॉलम फिर से हमारे पास, फोर्थ और लास्ट कॉलम हमारे पास यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक खत्म हो रहा है। ये जो बीच में यहाँ पे स्पेस है, ओके एक मिनट, हाँ। मैं बात कर रहा था, यहाँ पे जो एक बीच में थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ शॉर्ट एक पैराग्राफ लिखा गया होता है। उस पैराग्राफ के अंदर होता क्या है कि ओवरऑल जो हमारे पास न्यूज होती है उसको समराइज करके लिखा जाता है। उसमें बताया जाता है कि न्यूज के अंदर किन चीजों की बात की गई है। ये जो हमारे पास शॉर्ट पैराग्राफ है, ये हमारे पास ओपनिंग सेंटेंस या ओपनिंग पैराग्राफ होता है जो न्यूज को समराइज करता है। इस पोर्शन को हम जो नाम देते हैं, ये वाला हमारे पास जो पोर्शन है
जो समराइज कर रहा है न्यूज को, इसको हम लीड का नाम देते हैं। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, लीड के बाद बॉडी होती है, जो हमारे पास ये कॉलम्स में आपको बताया यहाँ पे, ये वाले जो पोर्शन है, ये हमारे पास पूरी इसकी बॉडी होती है। मेन कंटेंट होता है यहाँ पे, चीजें जो डिटेल के अंदर डिस्क्राइब की गई होती हैं। इसके अंदर बात करें बॉडी में क्या होता है, डिटेल्स होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी कंक्लूजन, लास्ट के अंदर चीजों को कंक्लूड भी किया जाता है। इसका जो लास्ट पोर्शन होता है, लास्ट में कुछ पार्ट जो वो कंक्लूजन को रिप्रेजेंट करता है। फाइनल रिमार्क्स, ऑथर के व्यूज क्या है फाइनल, और इम्पैक्ट स्टेटमेंट, ये हमारे पास कंक्लूजन के अंदर आ जाता है। सो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है हमारे पास आर्टिकल की, जिसके अंदर हेडलाइन यूज हो रही है, नंबर वन थिंग हेडलाइन यूज होती है यहाँ पे। नंबर टू यहाँ पे लीड यूज होता है, लीड यूज होती है। नंबर थ्री यहाँ पे बॉडी होती है। नंबर फोर कंक्लूजन। ये एक आर्टिकल की स्ट्रक्चर होती है, न्यूज आर्टिकल की। उसके बाद हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है जी एक्सर्प्ट एनालिसिस। एक्सर्प्ट एनालिसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जी, ये एक्सर्प्ट से क्या मतलब है, एक्सर्प्ट से मतलब है स्मॉल एक्सट्रैक्टेड पोर्शन ऑफ अ लॉन्गर टेक्स्ट। एक बड़ा सा पीस ऑफ टेक्स्ट हमारे पास है, उसमें से हमने कोई एक इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है वो हमने ले लिया। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कायदे आज़म की स्पीच की बात करते हैं, जो इनॉग्रेशन हमारे पास थी असेंबली की, नेशनल असेंबली की, जब कायदे आज़म ने जो है वो स्पीच दी थी। उस स्पीच का कोई एक छोटा सा पार्ट हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने रिलीजियंस के हवाले से बात की थी कि सारे रिलीजियंस जो है वो इक्वल हैं, अपनी मर्जी से जो है वो अपने जो भी उनके रिलीजियस नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। सो ये क्या है, ये उनकी स्पीच, ये जो मैंने अभी बात की, ये उनकी स्पीच का एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम एक्सेप्ट बोलते हैं। स्मॉल पार्ट है जो एक बड़ी पीस ऑफ टेक्स्ट से या बड़ी एक बात से जो हमने निकाला है मेन पॉइंट, इसको हम एक्सेप्ट बोलते हैं। सो एक्सेप्ट बेस भी हमारे पास चीजें होती हैं, नॉन एज एन एक्सेप्ट यूज्ड फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। इसको हम यूज करते हैं रेफरेंस के लिए या एनालाइजेशन के लिए यूज करते हैं, एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। रेफरेंस से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, हाँ एजुकेशन के हवाले से अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, या फिर हाँ सेम जो अभी मैंने बात की रिलीजियंस के हवाले से जो कायदे आज़म ने बात की थी, ठीक है। अगर मैं इसका ही एग्जांपल दूं तो ये हो सकता है अगर कहीं पर भी पाकिस्तान के अंदर कोई रिलीजियस इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं तो वहां पे मैं बताऊंगा कि कायदे आज़म ने ये बात कही थी। सो एक सब को मैं एक बेसिकली रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि ये तो कायदे आज़म ने बात कही थी, उन्होंने अपने कानून के अंदर ये चीजें जो है बताई थी, उन्होंने जो आइडियाज दिए थे उनके अंदर ये बातें थी। तो ये चीजें हमारे पास नहीं होनी चाहिए, रिलीजियस इश्यूज नहीं होने चाहिए। हर एक को अपनी लाइक उनको एक आज़ादी दी गई है, वो अपने हिसाब से जिंदगी गुजारें। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, मैंने एक्सर्प्ट लिया, एक स्पेसिफिक स्मॉल पोर्शन लिया, उसको एज अ रेफरेंस यूज किया, और इसको एज अ रेफरेंस देकर मैं अपनी जो बात है उसको स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। उसके अंदर एविडेंसेस बेसिकली मैं ऐड कर रहा हूँ, एक फॉर्म ऑफ फैक्ट या फॉर्म ऑफ एविडेंस जो है वो ऐड कर रहा हूँ, जिससे मेरी बात जो है उस पर वो स्ट्रांगली मैं पेश कर सकूंगा। सो ये हमारे पास एक्सेप्ट आ जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये एक्सेप्ट आ गया जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, ओके ये चीजें थी हमारे पास नॉन फिक्शन नैरेटिव की स्ट्रक्चर के हवाले से। आगे हमारे पास है विजुअल नैरेटिव फॉर्मेट्स। विजुअल फॉर्मेट्स के अंदर भी हमारे पास नैरेटिव्स होते हैं, वो किस तरह से, लाइक ये जो आप देख रहे हैं, ये 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 सारी चीजें विजुअल के अंदर नैरेटिव्स जो वो यूज किए गए हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास यूज हो रहे हैं पैनल। पैनल क्या है, रेक्टेंगुलर
या फिर स्क्वायर बॉक्सेस, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्सेस हैं हमारे पास इन अ कॉमिक स्ट्रिप दैट कंटेन पार्ट्स ऑफ द स्टोरी थ्रू विजुअल्स एंड डायलॉग, विजुअल्स और डायलॉग्स के थ्रू, विजुअल्स एंड डायलॉग्स के थ्रू जो है वो कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है वो स्टोरी का कंटेंट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये सामने जो एग्जांपल है जी, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वाला हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है रेक्टेंगल, ठीक है। इसके अंदर कैरेक्टर्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं, डायलॉग यूज किए गए हैं, इनके बेसिस पे जो है हमारे पास स्टोरी का एक पार्ट बयान किया गया है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखते हैं, इसके पास में ही है यहाँ पे ये वाला एक अलग स्क्वायर बॉक्स है, इसके अंदर भी कैरेक्टर्स हैं और साथ में डायलॉग यूज किया गया है चीजों को बताने के लिए। सो ये जो हमारे पास बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को हम जो है वो पैनल का नाम देते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास ये आ जाता है। सेकंड हमारे पास है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन से मतलब ड्राइंग्स और इमेजेस हैं दैट सपोर्ट द स्टोरी और कन्वे आइडियाज, इमोशंस और एक्शन विजुअली। ये हमारे पास है, इलस्ट्रेशन है, ड्राइंग यूज की है हमने, इमेजेस यूज किए हैं, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन आ गई। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास होते हैं स्पीच बबल्स। स्पीच बबल में इसके डायलॉग जो है उनको लिखने के लिए हम यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये स्पीच बबल है। ये यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये स्पीच बबल है। इसके अंदर क्या बात करा है, ग्राफिक एलिमेंट्स इन कॉमिक्स दैट डिस्प्ले दैट कैरेक्टर्स आर सेइंग, कैरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो दिखाने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से यूज करते हैं स्पीच बबल्स को। और उसके बाद नंबर 4 पर हमारे पास चीज आ रही है यहाँ पर। हाँ, नंबर 4 पे हमारे पास यहाँ पे पजल स्ट्रक्चर्स यूज होती हैं, ग्रेड्स, क्लूज, पैटर्न्स। पजल्स की हम बात करते हैं तो ग्रेड्स यूज होती हैं। ग्रेड्स मीन्स ये जो हम बॉक्सेस देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हैं यहाँ पे, स्मॉलर बॉक्सेस, ये ग्रेड्स यूज होती हैं। क्लूज होते हैं, क्लूज किस तरह से, इसके अंदर जो हम लेटर्स देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्लूज हो गई। और एक स्पेसिफिक पैटर्न है, यहाँ से एक अलग पैटर्न बन रहा है, यहाँ से अलग पैटर्न बन रहा है, स्पेसिफिक पैटर्न्स जो है वो फॉलो हो रहे हैं। ओके, सो ये पजल्स की स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग आ रही है यहाँ पे कॉमिक स्ट्रिप से। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ग्रेड्स, क्लूज और पैटर्न्स, क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्रेड्स, क्लूज और पैटर्न्स यूज हो रहे हैं। और पजल स्ट्रक्चर के अंदर जो आगे बात कर रहा है, इसके अंदर क्या कर रहा है, पजल स्ट्रक्चर्स सच एज क्रॉसवर्ड और वर्ड पजल्स, ये हमारे पास है, ठीक है, दैट चैलेंज रीडर्स टू सॉल्व बेस्ड ऑन गिवन हिंट्स और क्लूज। ये कुछ स्पेसिफिक हिंट्स या क्लूज की बेसिस पे सॉल्व करने होते हैं हमारे पास। ये स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास जिस तरह से ऑर्गेनाइज होती है, सबसे पहले ग्रेड्स मीन्स के ये जो बॉक्सेस हैं हमारे पास, ठीक है। क्लूज मीन्स के यहाँ पे हमारे पास कुछ लेटर्स लिखे होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास इनिशियल और लास्ट लेटर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इस वाली लाइन की बात करते हैं तो इसमें पहला लेटर हमें दिया गया है, ओके, यहाँ से जी, यहाँ से अगर हम बात करें, ये हमारे पास पहला लेटर दिया गया है, लास्ट लेटर दिया गया है, बीच में एक लेटर दिया गया है। अब ये तीनों चीजें हमारे पास क्या होगी, क्लूज हो गए, जिनके बेसिस पे हम अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये वाला वर्ड है, ये भी है, ये हमें बताया हुआ है, ये लेटर बीच में बताया हुआ है, तो ये हमारे पास क्लूज हो गए जो इसके अंदर कुछ बेसिक लेटर्स बताए गए हैं। इन क्लूज को यूज करके हम वर्ड्स बनाते हैं। और ये जो हमारे पास छोटे छोटे बॉक्सेस हम देख रहे हैं, ये हमारे पास ग्रिड्स होती हैं। और तीसरी चीज हमारे पास थी, हाँ, तीसरी चीज हमारे पास थी पैटर्न्स। स्पेसिफिक लाइन में किस तरह से पैटर्न्स यूज हो रहे हैं, चीजें किस तरह से ऑर्गेनाइज करके दिखाई गई हैं, इन चीजों को हम पैटर्न बोलते हैं। और हाँ, गिवन हिंट्स हैं, यहाँ पे हिंट्स दी हुई हैं, क्लूज दिए हुए हैं, ठीक है। उन हिंट्स और क्लूज को यूज करके जो रीडर हैं वो
चीज़ों को सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, सो ये था हमारा आज का वीडियो। हमारे पास बेसिक्स हमने कवर किए, डिफरेंट नैरेटिव के अंदर, फिक्शन के अंदर, नॉन फिक्शन के अंदर, सिनेमेटिक और ड्रामेटिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर, और लास्ट में हमने विजुअल के अंदर हमने देखा कि स्ट्रक्चर्स के जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, की टर्म्स जो यूज होते हैं, उनकी हमने डेफिनेशन ली और डेफिनेशंस कवर की यहाँ पे। और एक हम अगर बात करते हैं कि बेसिक्स हमने कवर कर लिए यहाँ पे, ठीक है, की कंपोनेंट्स कवर कर लिए। अब इसके बेसिस पे हम आगे वीडियोस में इसकी देखेंगे, उसके जो टाइप्स हैं, फिक्शन के टाइप्स हैं और नॉन फिक्शन के जो टाइप्स हैं उनको कवर करेंगे, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज होंगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।